सो आज के लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं मनी एंड प्राइजेस। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, राइट। अब जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो दी गई है इरविन फिशर के द्वारा। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल, होता क्या है ये, है ना। दोनों के दोनों कंसेप्ट क्या है, बिकॉज दीज कंसेप्ट्स आर वेरी मच रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, राइट। अगर आप वैल्यू की बात करते हैं ना इकोनॉमिक्स में, सो वी टॉक अबाउट द वैल्यू इन एक्सचेंज, कि आपके हाथ में पैसे हैं और उस पैसे से आपको कितना सामान मिल रहा है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप प्राइस लेवल की बात करते हैं और मनी के साथ उसको रिलेट करके देखते हैं प्राइस लेवल को, तो आपको देखो क्या दिखाई देगा कि जैसे जैसे प्राइसेस ज्यादा होते रहेंगे वैसे वैसे जो वो मनी है वो कम सामान बाय कर पाएगी, और अगर वो मनी कम सामान बाय कर पाई तो सीधा सा इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है दैट विल बी वेरी मच लेस, है ना। और यही आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है चीजें। हम जो बात करेंगे लेक्चर में वो बात करेंगे जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ट्रांजैक्शन अप्रोच और इनकम वर्जन, दोनों की बात हमने करनी है। दोनों में स्लाइड जो है वो डिफरेंस है, और दोनों के डिफरेंस को अगर हम अच्छे से समझेंगे तभी हम आने वाली थ्योरीज को और क्लियरली समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें थी जो आने वाली थ्योरीज ने कवर अप की हैं सारी की सारी। ओके, सबसे पहली बात, जो इरविन फिशर थे उनका मानना था कि सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से प्राइस लेवल में आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। उसके अलावा प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशन होना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी, ऐसा उनका मानना था। उनका मानना था कि अगर आप देश में क्वांटिटी ऑफ मनी को ज्यादा कर दोगे तो देश में जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को कम कर देंगे तो जो प्राइस लेवल है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, स्लाइड डाउन हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। इट मींस हम जो यहां पे बात कर रहे हैं ना, यहां पे हम बात कर रहे हैं जनरल प्राइस लेवल की। ट्रांजैक्शन अप्रोच में जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब हम सारी की सारी कमोडिटी के प्राइसेस की बात कर रहे हैं, किसी एक बास्केट ऑफ कमोडिटी के प्राइस लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरी ट्रांजैक्शंस प्राइस लेवल, एवरी कमोडिटी प्राइस लेवल हमारे पूरे की पूरी इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो इसका मतलब कि उनका मानना था कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उनका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है प्राइस लेवल के साथ, और क्वांटिटी ऑफ मनी है उनका इनवर्स एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, वैल्यू ऑफ मनी के साथ। इट मींस जितना ज्यादा आप क्वांटिटी ऑफ मनी देश के अंदर इंक्रीज करते रहोगे, सेम प्रोपोर्शन में आपका प्राइस लेवल इंक्रीज होता रहेगा, और सेम प्रोपोर्शन में आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज होता रहेगा। सो इट मींस कि डायरेक्ट रिलेशन है क्वांटिटी ऑफ मनी का किसके साथ, द जनरल प्राइस लेवल के साथ, एंड इनवर्स एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन है किसके साथ, द वैल्यू ऑफ मनी के साथ। तो अगर हम एग्जांपल के साथ समझे तो उनका मानना था सिंपल कि अगर आप देश के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी, जितना भी पैसा देश में है उसको डबल कर दो तो आपके प्राइस लेवल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है जो सर्कुलेट हो रही है विद इन द नेशन, विद इन द इकोनॉमी, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, राइट। और अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को आधा कर दो तो प्राइस लेवल क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, है ना। और वैल्यू ऑफ मनी क्या है जो सर्कुलेट कर रही है वो डबल हो जाएगी। ओके, सो दैट वाज द कंटेंशन ऑफ फिशर। आगे जो हमने बात करनी है वो बात करनी है जो जनरल प्राइस लेवल है या फिर वैल्यू ऑफ मनी है इकोनॉमी के अंदर, वो किस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो देखते हैं किस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सबसे पहली जो बात है वो है द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन, कि देश के अंदर कितना ट्रेड हो रहा है या कितना जो है हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कि हमें ध्यान रखनी है। सेकंड है क्वांटिटी ऑफ मनी कितना है, ये भी हो सकता है। और तीसरा हो सकता है क्या, जो आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है। ये तीनों चीजें होती क्या है, एक एक करके इन तीनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन की, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन किस पे डिपेंड करता है, देश के अंदर कितना व्यापार होगा, कितने सामान का व्यापार होगा, कितनी ट्रांजैक्शन होगी, कितना आप खरीद फरोख्त करोगे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सप्लाई पे,
ये डिपेंड करता है कितनी अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देश के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है और उसको एक्सचेंज किया जा रहा है। इस पे डिपेंड करता है कि आप देश में कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड करेंगे, कितनी ट्रांजैक्शन आप देश के अंदर करेंगे। इट मींस कि जितना ज्यादा सप्लाई होगा या अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए जाएंगे लोगों के द्वारा, उतना ही ज्यादा आपको देश में क्या दिखाई देगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ट्रेड दिखाई देगी। और जितना कम सप्लाई होगा चीजों का, जितनी कम चीजें जो है गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होंगी, बनाई जाएंगी, प्रोड्यूस की जाएंगी, उतना कम आपको क्या दिखाई देगा देश के अंदर, क्या दिखाई देगा, ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन कम दिखाई देगा। आर यू गेटिंग मी? सो दोनों के बीच में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो क्लासिकल्स का मानना क्या था, क्लासिकल्स और न्यू क्लासिकल्स की जब हम अजम्पशंस की बात करते हैं ना, तो उनका मानना था कि देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग द लेबर। इसका मतलब क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का, इंक्लूडिंग द लेबर का? इसका सिंपल सा मतलब है कि देश में जितने भी रिसोर्सेज है ना, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारे के सारे अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। आप काम करना चाहते हो, आपको काम मिल रहा है। एक मशीन एक दिन में 10 घंटा चल सकती है, वो 10 घंटे वर्क कर रही है, आइडल नहीं पड़ा कोई भी चीज। इट मींस कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज आपको आपके देश में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश के अंदर, तो आप ना तो टोटल आउटपुट इंक्रीज कर सकते, वो भी आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है सारे के सारे रिसोर्सेज का, मींस सारी चीजें जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो ना ही आप सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर सकते, ना आप टोटल ट्रेड इंक्रीज कर सकते, ना आप टोटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज कर सकते। तो आपको ये जो सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो सकती अगर आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन योर इकोनॉमी, राइट। फर्दर हम देखते हैं सेकंड जो बात है, हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे क्वांटिटी ऑफ मनी। अब ये सारा का सारा कंसेप्ट जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर फ्रेज पे, द क्वांटिटी ऑफ मनी। व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू इरविन फिशर? इरविन फिशर किस चीज को मानते हैं कि कौन सा क्वांटिटी ऑफ मनी का मेजर है? M1 मेजर, M2 मेजर, M3 मेजर, M4 मेजर, 4 अलग अलग मेजर है ना, जिसमें हम सप्लाई ऑफ मनी को काउंट करते हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी हमारे देश के अंदर है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ये बात करते हैं M1 मेजर की। सिंपल इनका मानना था मनी जो है बेसिकली दैट इज यूज्ड फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली। मनी का काम सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज के लिए किया जाता है, स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता, डेफर्ड पेमेंट के लिए नहीं किया जाता। दैट इज नॉट व्हाट इरविन फिशर अज्यूम्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग हिज पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ क्वांटिटी, थ्योरी ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन अप्रोच की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं क्वांटिटी ऑफ मनी में? सबसे पहली बात, जो नोट्स इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, 500 का नोट है आपका, राइट, 50 का नोट है, 200 का नोट है, 2000 का नोट है, ये सारे के सारे नोट जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, ये किसके पार्ट बनते हैं? क्वांटिटी ऑफ मनी के पार्ट बनते हैं, पहली बात। दूसरा, जितने भी आपके कॉइन्स इशू किए जाते हैं, है ना, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, ये सारे के सारे सिक्के भी जो है ये क्वांटिटी ऑफ मनी के आपको पार्ट बन जाते हैं। और तीसरी जो चीज है वो ये कि जो क्रेडिट और डिपॉजिट जो बैंकों के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, कमर्शियल बैंकों के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, वो भी किसका पार्ट बनते हैं? क्वांटिटी ऑफ मनी का पार्ट बनते हैं अकॉर्डिंग टू द इरविन फिशर थ्योरी। अब देखो बैंक डिपॉजिट कैसे क्रिएट करते हैं, क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझना। लेट सपोज करो आपने 100 रुपए का नोट जो है वो बैंक के अंदर जमा करा दिया। अब एक पर्टिकुलर मिनिमम रिजर्व अमाउंट है जो कि बैंक को आपके डिपॉजिट की अपने पास रखनी होती है, और उसके अलावा बैंक क्या कर सकता है? फर्दर दे सकता है आगे बोरो करने के लिए किसी और को। तो अगर 20% का रिजर्व अमाउंट है जो कि बैंकों को अपने पास रखना है, तो इट मींस व्हाट कि बैंक उस 100 रुपए में से 20 रुपए अपने पास रखेगा और 80 रुपए फर्दर क्या कर सकता है? लैंड कर सकता है। अगर 80 रुपए फर्दर लैंड किए तो देखो बैंक जब भी आपको कर्ज देगा, आपको कुछ भी लैंड करेगा, तो क्या कैश की फॉर्म में करता है या फिर आपका खाता खोलता है? आपका खाता खोलता है। तो जैसे बैंक ने 80 रुपए का एक अलग से एडिशनल खाता खोला, मींस आपके नाम के जो डिपॉजिट क्रिएट किए वो अगेन क्या हुए? न्यू डिपॉजिट्स हो गए, और उस डिपॉजिट्स में से बैंक को अगेन क्या करना पड़ेगा? 20% का एज ए रिजर्व रिक्वायरमेंट अपने पास रखना पड़ेगा, और फर्दर जो 80% पैसा है उस 80 रुपए का मींस 64 रुपए फर्दर क्या कर सकता है? आगे बोरो करने के लिए किसी और को दे सकता है, उधारी पे किसी और को दे सकता है, राइट। सो ये भी जो है ये किसका पार्ट बनते हैं? ये जो सब्सिक्वेंट मनी क्रिएट की जा रही है कमर्शियल बैंक के द्वारा, ये भी किसका पार्ट बनती है? ये पार्ट बनती है क्वांटिटी ऑफ मनी का पार्ट बनती है अकॉर्डिंग टू इरविन फिशर।
अगली जो चीज है, तीसरा कंसेप्ट जो हमने पढ़ना है वो है द वेलोसिटी ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मनी? एक बात ध्यान रखना, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शन अप्रोच। तो ये जितने भी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं ना, डिफरेंट, ये ट्रांजैक्शन अप्रोच के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं। जब हम इनकम अप्रोच करेंगे तो इनकम अप्रोच के कंटेक्स्ट में बताऊंगा कि इनके मतलब क्या होते हैं, राइट। सो ट्रांजैक्शन अप्रोच के कंटेक्स्ट में हमने समझना है कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात, जो तीसरी बात हमने करनी है वो करनी है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि देखो, आपके जेब में जो 100 रुपए का नोट है वो क्या सिर्फ आप ही के पास रहता है? नहीं, विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पूरे के पूरे साल में वो एक पर्टिकुलर 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट कितने हाथों को एक्सचेंज करता है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द मनी। अब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हो? सिंपल सा फॉर्मूला है, आप नॉमिनल जीडीपी कितनी है डिवाइड में मनी सप्लाई आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? द वेलोसिटी ऑफ मनी आ जाएगा। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ मनी किसका आया? ट्रांजैक्शन जो अप्रोच है ना उसके कंटेक्स्ट में आया, राइट। मींस कि कितना आप देश के अंदर फर्दर, नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है? थिंक अबाउट दैट। क्या होता है नॉमिनल जीडीपी का मतलब? करंट प्राइस पे, मीन जो भी ऑनगोइंग प्राइसेस है, मार्केट वैल्यू क्या है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि मार्केटेड किए जा रहे हैं, वो आपकी क्या है? द करंट जीडीपी, जिसको आप बोल देते हो, या फिर नॉमिनल जीडीपी भी जिसको आप बोल देते हो। डिवाइड में मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब ये सारे के सारे तीन चीजें जो हमने बात की, जो गवर्नमेंट के द्वारा नोट इशू किए जाते हैं प्लस में, जो कॉइन इशू किए गए प्लस में, जो बैंकों के द्वारा, कमर्शियल बैंकों के द्वारा जो डिपॉजिट्स और क्रेडिट क्रिएट किए गए, उन सबको आप ऐड कर दो तो दैट इज द मनी सप्लाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसको आपने डिवाइड कर दिया आपकी नॉमिनल जीडीपी से, तो आपका क्या आ जाएगा? बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी आ जाएगा। जब हम ट्रांजैक्शन अप्रोच की बात कर रहे हैं ना इरविन फिशर की, तो उसके अंदर हमें इक्वेशन देखो क्या दिखाई दे रही है। हमें इक्वेशन दिखाई दे रही है द पीटी इज इक्वल टू एमवी, राइट। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो P इज इक्वल टू एम वी अपॉन में टी। जस्ट जो लेफ्ट साइड में टी दे रखा था उसको हमने क्या कर दिया? डिनोमिनेटर में राइट साइड में ले गए। ओके, अब यहां पे इन सारी की सारी जो चार आपके पास वेरिएबल हैं डिफरेंट, इसके मतलब समझते हैं। सबसे पहली बात, जो हम P की बात कर रहे हैं ना यहां पे, दिस P इज एवरेज प्राइस लेवल ऑफ एवरी कमोडिटी, चाहे वो फाइनल है कि नहीं है। ट्रांजैक्शन अप्रोच में एवरी कमोडिटी, राइट, उसके एवरेज प्राइस हमने लेना है। सेकंड, जो M की बात कर रहे हैं दैट इज सेम, चाहे इनकम वर्जन की बात करेंगे जब आने वाले लेक्चर में हम, या फिर ट्रांजैक्शन अप्रोच की बात कर रहे हैं, वहां पे M का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की क्वांटिटी ऑफ मनी क्या है, बेसिकली M1 सप्लाई की बात कर रहे हैं, M1 क्वांटिटी ऑफ मनी की। M1 में जो तीन चीजें आती हैं, जो नोट्स इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कॉइन इशू किए जाते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, तीसरा जो आपका क्रेडिट और डिपॉजिट क्रिएट किए जाते हैं कमर्शियल बैंक के द्वारा, दैट इज द क्वांटिटी। इन सब का जो जोड़ है दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। और इसके साथ आपके पास है V इज द वेलोसिटी। लेकिन कौन सी वेलोसिटी? ट्रांजैक्शन अप्रोच में V मींस द ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन वेलोसिटी मींस जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी भी कमोडिटी में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उन सब का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि जो सेकंड हैंड कार है उसका जो सेल और बाय होता है, उसको हम जब जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं ना, उसके अंदर नहीं लेते ना। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो पहले ऐड ऑन हो चुका होगा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम वहां पे आ जाएगा, राइट। लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन अप्रोच में, यहां पे उसका जो हैंड एक्सचेंज हुआ मनी का, उसको भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट। तो ये जो वेलोसिटी है, इसके अंदर आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन लेंगे, चाहे वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की है, रॉ मटेरियल की है, नो मैटर व्हाट, राइट। और जो लास्ट चीज है आपके पास दैट इज द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है दैट इज T, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं। टोटल अमाउंट मींस सारी की सारी ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन हो, ओके। और ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है ना, द PT इज इक्वल टू MV, दिस इज ए अकाउंटिंग आइडेंटिटी। अकाउंटिंग आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जब आप अकाउंट्स पढ़ते थे, मान लो +1 +2 में, तब आपने पढ़ा होगा ना डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट्स, राइट। जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ऐसे ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब यहां पे अगर आप MV को देखेंगे तो MV इज व्हाट? द मनी स्पेंट ऑन द ट्रांजैक्शंस। M क्या है? M है क्वांटिटी ऑफ मनी, है ना, कितना सारा का सारा पैसा हमारे देश के अंदर अवेलेबल है, M। V क्या है? कितनी बार
ऑन एन एवरेज 1 रुपए ने हाथ एक्सचेंज किया। जब दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया कि कितनी टोटल आपने स्पेंडिंग किया, राइट? वो आ गया क्या? एमवी। तो एमवी बेसिकली क्या दिखा रहा है? एमवी दिखा रहा है डिमांड साइड को। आर यू गेटिंग मी और नॉट? डिमांड साइड को दिखा रहा है ना। जितना भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, आपके हाथ में पैसा है, राइट? आप पैसा लेके मार्केट के अंदर जाते हैं, मार्केट में उस पैसे से कुछ भी बाय करते हैं, दिस इज व्हाट यू आर क्रिएटिंग अ डिमांड। तो एमवी की जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द डिमांड साइड ऑफ द इक्वेशन। और जो पीटी की आप बात कर रहे हैं, दैट इज मनी रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। पी क्या है? द प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल। टी क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज द सप्लाई साइड दैट वी हैव। दिस इज व्हाट द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, कि जो ट्रांजैक्शन हुआ उससे आप कितना जो है वो आपने अमाउंट रिसीव किया, राइट? तो ये जो पर्टिकुलर आपका साइड आपको दिखाई दे रहा है, वो कौन सा साइड है? ये सप्लाई साइड की हम बात कर रहे हैं, राइट? तो यहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, ये अकाउंटिंग आइडेंटिटी है, दैट इज द पीटी इज इक्वल टू एमवी। इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात ये। फर्दर जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि अब जो ये हमने इक्वेशन ली ना, द पीटी इज इक्वल टू एमवी, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे वो कुछ अजम्पशंस लेके चलते थे। कौन कौन सी अजम्पशंस थी उसको लेके चलते हैं। सबसे पहली जो अजम्पशन है वो ये कि जो फिजिकल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। कितना आपके पूरे के पूरे इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है, ऐसा क्लासिकल थ्योरिस्ट का मानना था। क्यों मानना था? रीजन क्या था? वो कहते थे जितना भी फिजिकल वॉल्यूम होगा आपके देश के अंदर, मीन जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज आप अपने देश के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो डिफाइन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है रियल फोर्सेस के द्वारा। रियल फोर्सेस का मतलब कि जो टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट होगा उसकी मदद से आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उनका कहने का मतलब था जिस तरह की एफिशिएंसी से आप किसी चीज को बना पा रहे हो, मींस जिस लेबर प्रोडक्टिविटी से आप किसी चीज का उत्पादन कर पा रहे हो, प्रोड्यूस कर पा रहे हो, मींस जो लोगों की क्षमता है काम करने की, वो कांस्टेंट होगी शॉर्ट टर्म के अंदर, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर ये चीजें कांस्टेंट है शॉर्ट रन के अंदर, तो अल्टीमेटली उनका मानना था जो भी टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा आपकी इकोनॉमी में शॉर्ट रन में, वो क्या होगा? वो भी कांस्टेंट होगा। दैट इज द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरिस्ट। दूसरा जो आपका अजम्पशन है वो ये कि जो ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी है ना, वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। मींस जो हम वी की भी बात कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो जब कांस्टेंट होता है ना, तो हम बेसिकली करते क्या है, मतलब वी के ऊपर बार लगा देते हैं, ओके? तो ये कांस्टेंट हो जाता है, राइट? जब आप ट्रांजैक्शन को कांस्टेंट करना चाहते हैं तो टी के ऊपर आप क्या करते हैं? बार लगा देते हैं। तो ट्रांजैक्शन भी बेसिकली क्या हो जाता है? कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, ओके? तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या? क्यों उनका ऐसा मानना था कि जो ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो कांस्टेंट होगा? उसके रीजन क्या दिए उन्होंने उसको कांस्टेंट मानने के? रीजन उन्होंने ये दिए। सबसे पहला वो कहते हैं कि जो मेथड और प्रैक्टिसेस है ना फैक्टर की पेमेंट्स को, फैक्टर कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उनको जो भी पेमेंट मिलता है, मींस लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, तो ये जो भी फैक्टर पेमेंट्स हैं उसके जो मेथड और प्रैक्टिसेस हैं वो भी शॉर्ट रन के अंदर क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। जैसे कि कैसे? सबसे पहली बात, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेज पेमेंट है वो सेम होगा। कि आप काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, तो आपको वहां पे जो वेजेस मिलेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहने वाला है। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको आवरली बेसिस पे वेज पेमेंट करता है तो आवरली वेजेस ही आपको प्रोवाइड की जाएगी हर घंटे। अगर डेली बेसिस पे करता है तो डेली, वीकली वीकली, मंथली मंथली। जैसे हमें मंथली मिलता है तो क्या ये चेंज होता है हमारा फ्रीक्वेंसी? नहीं, हर महीने पहली तारीख को तनख्वाह खाते में आ जाती है। कई ऐसे बेंगलोर के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं आज के दिन जो कि 2 वीक में जो है वो पेमेंट कर देती हैं। कई ऐसी कंपनी भी है जो कि वीकली करती है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखते हैं तो डेली बेसिस पे लोगों को वेजेस मिलती हैं, आवरली बेसिस पे भी लोगों को वेजेस मिलती हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना वेज पेमेंट का, वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। मींस जो चल रहा है वही चलता रहता है, उसमें चेंज लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होता। पहली बात ये। दूसरा, उनका कहना था जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं लोगों की वो भी मोर एंड लेस सो कांस्टेंट ही रहती हैं। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द इरा 200 बैक फ्रॉम टुडे। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं 200 साल पहले की। 200 साल पहले लोगों की जो स्पेंडिंग हैबिट्स थी, लोग कोई मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस थोड़ी होते थे, राइट? लोगों के पास इतनी इनोवेशन थोड़ी हर एक मिनट आती थी जो आज के दिन हमें आती हुई दिखाई देती है।
तो उनका मानना था कि जो लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो भी बेसिकली क्या रहती हैं, वो कांस्टेंट रहती है, वो भी सिमिलर रहती है, जिसकी वजह से जो वी है उन्होंने क्या अज्यूम किया, कांस्टेंट अज्यूम किया। तीसरी जो बात थी वो ये कि जो बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम है उनकी भी सारी के सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं, मतलब उनमें भी टाइम डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि आपने अपने बैंक में जाके अगर कोई चेक जमा करवाया तो चेक की जो अमाउंट है वो 24 घंटे के बाद आपके खाते में आती है, 48 घंटे के बाद आती है या 1 घंटे के बाद आती है, वो सेम रहने वाली है शॉर्ट रन के अंदर, राइट। अगर आपने किसी भी तरह के लिए लोन के लिए अप्लाई किया, मींस क्रेडिट आप अब लेना चाहते हैं बैंक के पास, सो बैंक बेसिकली सेम टाइम इंटरवल पे सारे लोगों को जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है कि आपको भी उतना ही किया, आपको भी उतना ही किया, आपको भी उतने टाइम में जो है क्रेडिट प्रोवाइड किया, राइट। और ये जो क्रेडिट प्रोवाइडिंग का जो पीरियड है ये सेम रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, मतलब जो भी हो, ज्यादा हो कम हो डजंट मैटर, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है ना वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इस वजह से उन्होंने अज्यूम किया कि जो आपका वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट उन्होंने माना। तीसरी जो हमारे पास बात है वो ये कि अगेन जो क्वांटिटी थ्योरीज थे उनका मानना था कि जो टी है मींस टोटल ट्रांजैक्शन जो है सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, वो लार्जली इंडिपेंडेंट होगा क्वांटिटी ऑफ मनी से, कि कितना टोटल मनी है उससे इंडिपेंडेंट रहने वाला है, उससे उन दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इस चीज को अज्यूम करके चला। उन्होंने अगेन ये चीज को अज्यूम करके चला कि जो भी आपका वेलोसिटी होगा, जो भी आपका प्राइस लेवल होगा, उसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा ट्रांजैक्शन पे एक्सेप्ट टेम्परेरली, मतलब थोड़े टाइम के लिए तो उसका इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप वेरिएशन करेंगे वेलोसिटी में या प्राइस लेवल में कि कितना आप टोटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन टेम्परेरली पड़ेगा, वो परमानेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा उस पे। दैट दे अज्यूम। इट मींस कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना ये था कि जो भी आपका टी है मींस टोटल अमाउंट है, जो कि आप टोटल ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हैं ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी हो रहा है टोटल ट्रांजैक्शन मीन कितनी यूनिट का खरीद फिरोख्त हुआ, दैट इज द टोटल ट्रांजैक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो वो मानते थे कि वो डिपेंड नहीं करता, ना तो क्वांटिटी ऑफ मनी पे डिपेंड करता है, ना वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी पे डिपेंड करता है, ना ही प्राइस लेवल पे डिपेंड करता है, राइट। ये इंडिपेंडेंट है सारे के सारे आपस में। 10 सिंपल सा मानना है। ये उन्होंने इसलिए अज्यूम किया ताकि इस पर्टिकुलर जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपको आपके सामने दिखाई दे रही है, दैट इज MV इज इक्वल टू PT, इसको वो ऐसी इक्वेशन बना सकें जहां पे आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द क्वांटिटी ऑफ मनी, राइट। क्यों? क्योंकि आपने जो है V को कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, T को कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। अब अगर आप प्राइस लेवल में चेंजेस देखना चाह रहे हैं जो कि आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, तो किसकी वजह से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज करके, उसमें फ्लक्चुएशन करके, राइट। और इन दोनों के अंदर जो रिलेशन, अगेन क्या रिलेशन है क्वांटिटी ऑफ मनी और जो आपके प्राइस लेवल है, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल का मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी डबल कर दो, प्राइस लेवल देश के अंदर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ मनी आधा कर दो तो प्राइस लेवल, जो भी एवरेज प्राइस लेवल ऑफ एवरी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल हो ना हो डजंट मैटर इन द ट्रांजैक्शन अप्रोच, राइट। रिमेंबर दैट, वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दैट इज व्हाट दे अज्यूम्ड, ओके। और क्वांटिटी ऑफ मनी की जब वो बात कर रहे थे कि ये क्वांटिटी ऑफ मनी जो है ये कौन डिफाइन करता है, तो कहते हैं कि दिस इज ऑटोनोमस ऑन एनी फैक्टर, रियल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करेगा कि देश के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी क्या रहने वाला है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि क्वांटिटी ऑफ मनी रियल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब सरकार चाहेगी मनी सप्लाई को बढ़ाना, क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाना, बढ़ा देगी। सरकार चाहेगी उसको कम करना, उसको कम कर देगी। सरकार या सरकार के बिहाफ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे हमारे देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ओके, सेंट्रल बैंक, ऐसे इट मींस कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो किसी भी तरह की रियल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता, उसमें फ्लक्चुएशन, वो ऑटोनोमस है, राइट। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फोर्सेस, ओके। सो दैट इज दिस। आगे अगेन जब आपने मान लिया कि T और V कांस्टेंट रहेंगे, तो अल्टीमेटली P किस पे डिपेंड करेगा, M पे डिपेंड करेगा। मींस जो प्राइस लेवल है वो किस पे डिपेंड करेंगे, M पे डिपेंड करेंगे। दोनों में डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आपको दिखाई देगा। एक एग्जांपल से आप ये सारी की सारी चीजें समझ सकते हैं। लेट्स सपोज करो, एग्जांपल आपके सामने है कि देश के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो 5 लाख रुपए है, कि 5 लाख रुपए के नोट प्लस में कॉइन प्लस में डिपॉजिट और क्रेडिट जो कमर्शियल बैंक के द्वारा जो है वो इनिशिएट किए गए हैं आपकी इकोनॉमी में, इन तीनों को ऐड करके आपका जो टोटल अमाउंट बन रहा है, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी। वो कितना बन रहा है आपका, 5 लाख रुपए बन रहा है। और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो आपका है 5, लेट सपोज करते हैं।
और टोटल जो आपका आउटपुट है टू बी ट्रांजैक्टेड, कितने यूनिट ऑफ आउटपुट है वो आपको दे रखा है, मान लो 2.5 लाख यूनिट दे रखा है। तो एवरेज जो प्राइस लेवल आपका बनेगा वो क्या बनेगा, द P इज इक्वल टू MV अपॉन में T, P इज इक्वल टू MV अपॉन में T। इट मींस कि 5 लाख इंटू में 5 डिवाइड में व्हाट 2.5 लाख। तो आपका जो एवरेज प्राइस लेवल है उन सारी की सारी ट्रांजैक्टेड कॉमोडिटीज का वो कितना आया, 10 पर यूनिट। कितना आया, 10 पर यूनिट आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। इफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम, राइट, अगर सारी की सारी चीजों को हम सेम रखें और क्वांटिटी ऑफ मनी को हम डबल कर दें, 5 लाख रुपए अभी हैं, सरकार ने कहा कि चलो 5 लाख के और नोट प्रिंट कर देते हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो डबल हो गया, 5 से कितना हो गया, अब 10 लाख हो गया। तो एवरेज प्राइस लेवल अब क्या होगा, 10 लाख इंटू में 5 अपॉन में 2.5 लाख, मींस क्या है अब 20 पर यूनिट। इट मींस जैसे ही आपने आपका क्वांटिटी ऑफ मनी डबल किया, 5 लाख से 10 लाख किया, आपका जो एवरेज प्राइस लेवल है सारी की सारी ट्रांजैक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज का वो क्या हो गया, डबल हो गया। 10 पर यूनिट से कितना हो गया, 20 पर यूनिट हो गया। कोई डाउट किसी को नहीं? ओके। तो ये था आपका जो ट्रांजैक्शन अप्रोच की हम बात कर रहे थे, किसकी, फिशर की जो ट्रांजैक्शन अप्रोच थी क्वांटिटी ऑफ मनी की। अब हम बात करते हैं इनकम वर्जन की, कि इनकम वर्जन और ट्रांजैक्शन वर्जन के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, फर्दर इरविन फिशर के बाद जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कत है यार इसमें, मतलब इसको ये फिजिबल नहीं है काउंट इन करने कुछ वेरिएबल्स। इसमें कौन कौन से वेरिएबल काउंट इन करने फिजिबल नहीं थे उनके लिए? वो कहते हैं कि दो जो आपके वेरिएबल आपने इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर ले रखे हैं ना, द P एंड द T, आपने कहा कि टोटल ट्रांजैक्शन लेंगे आप पूरी की पूरी इकोनॉमी की, राइट, तो उस टोटल ट्रांजैक्शन को काउंट करना कितना मुश्किल है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करना तो इजी है, क्यों? क्योंकि जब हम अपनी जीडीपी को काउंट करते हैं तो उसके अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं ना, कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, उन सबका आप ऐड ऑन कर देते हैं पूरे के पूरे अकाउंटिंग ईयर में, राइट, 1 ईयर के पीरियड में, तो आपका वो जीडीपी आ जाता है। तो अल्टीमेटली उसको काउंट इन करना तो आसान है, लेकिन उससे पहले के जो सारे के सारे ट्रांजैक्शन है उसको काउंट इन करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पहला जो है उनको गड़बड़ ये दिखाई दिया इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अप्रोच की इक्वेशन में। तो उन्होंने कहा कि जो अब हम टी लेंगे वो कौन सा लेंगे, वो लेंगे हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो लेना है। प्राइस लेवल, अगेन उन्होंने जो प्राइस लेवल ले रखा था ट्रांजैक्शन अप्रोच के अंदर वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का ले रखा था। इन्होंने जो एवरेज प्राइस लेवल लिया वो किसका लिया, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल लिया इनकम अप्रोच के अंदर। ओके, सबसे पहली बात ये, सो इट मींस कि जो पहले वेलोसिटी निकाला करते थे, वो पहले वाली ट्रांजैक्शन अप्रोच में वेलोसिटी कैसे निकलती थी, वेलोसिटी निकलने का उनका जो फार्मूला था वो था y अपॉन में m, और जो y आप लिया करते थे पहले वो क्या लिया करते थे, द नॉमिनल नेशनल इनकम लिया करते थे। किसमें लिया करते थे नॉमिनल नेशनल इनकम, ट्रांजैक्शन अप्रोच के अंदर। लेकिन जब आप इनकम वर्जन को देखते हैं तो इनकम वर्जन में आपने क्या लेना शुरू किया, जो आपका रियल नेशनल इनकम है उसको लेना शुरू किया, राइट। तो अब आपने अगर वेलोसिटी निकालना है, दैट इज द इनकम वेलोसिटी ऑफ द इनकम वेलोसिटी ऑफ द मनी, अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, y अपॉन में m। अगेन m वही है, द क्वांटिटी ऑफ मनी इज नॉट चेंज्ड इन इनकम वर्जन, जो ट्रांजैक्शन वर्जन में थी वही इनकम वर्जन में है, लेकिन यहां पे जो आपने y ले रखा है, राइट, वो चेंज हो गया। पहले जो आप y लेते थे वो लेते थे नॉमिनल जीडीपी, राइट, और अब जो आपने y ले रखा है वो कौन सा ले रखा है, रियल जीडीपी आपने बेसिकली ले रखा है। दिस इज द डिफरेंस, वेलोसिटी जो ट्रांजैक्शन अप्रोच का था और जो वेलोसिटी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है किसका, द इनकम वर्जन में वेलोसिटी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो इनकम वर्जन जब आप देख रहे हैं तो इनकम वर्जन में इक्वेशन वही है सेम, mv इज इक्वल टू py, देयर इज नो चेंज इन दैट। लेकिन जब आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको डिफरेंस में क्या दिखाई देगा, जो आपने v लिया वो कांस्टेंट है, लेकिन v कौन सा है, द इनकम वेलोसिटी ऑफ इनकम, द इनकम वेलोसिटी ऑफ इनकम। दूसरा जो आप y ले रहे हैं वो कौन सा है, द रियल नेशनल इनकम और द एग्रीगेट आउटपुट की आप बात कर रहे हैं। जो आप प्राइस लेवल ले रहे हैं वो कौन सा प्राइस लेवल है, द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पहले सारे गुड्स एंड सर्विसेज का था, अब इसमें इनकम वर्जन में क्या है, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में। इट मींस जो 3 वेरिएबल का जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो गया, एक का चेंज नहीं हुआ, किसका, द क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी वैसा ही है जैसे पहले है। अब अगर अगेन आप दो को सेम कांस्टेंट अज्यूम करते हो, v को कांस्टेंट मानते हो, t को कांस्टेंट मानते हो, तो आपको रिलेशन किस में दिखाई देगा, p को m पे, राइट, कि जो p डिटरमाइन होगा
मींस पी यहां पे क्या है, द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। इसको जो आप डिटरमाइन करोगे वो किसके बेसिस पे करोगे, तो क्वांटिटी ऑफ मनी दैट यू हैव इन योर इकोनॉमी, उस बेसिस पे आप पी को डिटरमाइन करोगे। तो क्वांटिटी ऑफ मनी क्या हुआ, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जिसमें चेंजेस किए जाते हैं, एंड पी क्या हुआ, द डिपेंडेंट वेरिएबल, मींस जिसमें इफेक्ट चेक किया जाता है उन चेंजेस का जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किए गए। तो अब आप क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट किस में देखते हैं, द प्राइस लेवल में उसका आप इफेक्ट देखते हैं। ओके, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, नहीं? ओके, सो जैसे वी और वाई उन्होंने अगेन शॉर्ट रन के अंदर जो है वो कांस्टेंट अज्यूम किया और उन्होंने कहा कि वो एम चेंज होने पे, मींस क्वांटिटी ऑफ मनी के चेंज होने पे शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं होते, ऐसा उनका मानना था, राइट। उनका फिर ये मानना था कि जो अगर आप रियल आउटपुट की बात करते हैं, उनको हमने कांस्टेंट क्यों माना है रियल आउटपुट को, उसको कांस्टेंट मानने के जो रीजन उन्होंने बताए वो ये कहते हैं ये रियल सेक्टर पे डिपेंड करता है, आपका रियल जीडीपी क्या होने वाला है, राइट। मतलब टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितना बनने वाला है ये आपके रियल फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, जैसे कि कैपिटल स्टॉक पे डिपेंड करेगा जो कि शॉर्ट रन में आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। अमाउंट ऑफ स्किल एंड लेबर, जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उस पर डिपेंड करेगा, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है उस पर डिपेंड करेगा। तो इन चीजों पे ये चीजें डिपेंड करती हैं और ये शॉर्ट रन के अंदर ये इनमें चेंज नहीं होता, इस वजह से उनका ये मानना था कि वाई में भी चेंज नहीं होगा, राइट। और अगेन एक और बात जो कि आपको ध्यान रखनी है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि सेज लो है। सेज लो का मतलब क्या होता है, द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और साथ में वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या, कि अगर मान लो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वेजेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और जैसी वेजेस कम होंगे बेसिकली वैसे और भी लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है सामान बनाने के लिए। अल्टीमेटली आपको क्या दिखाई देगा कि देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है कि सारे के सारे जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कोई आइडल नहीं है, सारे के सारे फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। एक मशीन 10 घंटे चल सकती है तो 10 घंटे चल रही है, एक बंदा 8 घंटे काम करने का इच्छुक है तो उसको 8 घंटे का काम भी मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज उनका मानना था। और यही रीजन है कि जो सप्लाई ऑफ आउटपुट आप देखते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में, वो इनइलास्टिक बनता है, राइट। जैसे कि अभी हम डायग्राम में देखते हैं आगे फर्दर। अब देखें, अब ये डायग्राम जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपने दो अलग अलग लाइंस आपको दिखाई दे रही है। एक ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द एएस कर्व, द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, राइट। और ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है, अगेन जैसे कि अभी हमने बात की, एग्रीगेट डिमांड है जो आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी है इनटू में द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, द इनकम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, राइट। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं, आप डिमांड साइड को देख रहे हैं, राइट। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, आपका कांस्टेंट है, इनइलास्टिक है, इट मींस आपका वाई कांस्टेंट है। ये जो वाई है इसके ऊपर आप बार लगा देंगे तो आपका ये वाई क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो मींस वाई के अंदर आपको कोई भी चेंजेस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, नो मैटर व्हाट इज द प्राइस लेवल। क्यों, क्योंकि वाई जो है वो प्राइस लेवल पे डिपेंड नहीं कर रहा, यही तो ये मान रहे हैं। वो कह रहे हैं वाई डिपेंड किस पे कर रहा है, द रियल फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल स्टॉक पे डिपेंड कर रहा है, लेबर प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, लेबर के पास कितनी स्किल है, कितनी लेबर है उस पर डिपेंड कर रहा है, द अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो उस टाइम है आपकी इकोनॉमी पे उस पर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से जो आपका वाई है वो क्या है, इंडिपेंडेंट टू द प्राइस है, लेकिन डिपेंडेंट है किस पे, रियल फोर्सेस में। और वो रियल फोर्सेस शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती, और अगर वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती तो आपका वाई बेसिकली क्या है, कांस्टेंट। मींस जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन रहा है वो क्या बन रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक बन रहा है, जो कि आप इस ग्रीन लाइन में देख पा रहे हैं। दोनों का इंटरेक्शन कराएंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आपका बन रहा है वो ई पे आपको इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है अल्टीमेटली, और उस इक्विलिब्रियम से क्या डिफाइन हो गए, आपके प्राइस लेवल जो है वो डिफाइन हो जाते हैं। दैट इज द P1 इज द प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल। ये ध्यान रखना, P1 इज द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन योर इकोनॉमी, राइट। आगे देखते हैं, तो जैसे ही अब हम देश के अंदर V तो नहीं बढ़ा सकते, V को तो कांस्टेंट मान रखा है। ऑटोनोमस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, द M, द क्वांटिटी ऑफ मनी, जिसको बढ़ाने की और घटाने की पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल बैंक के पास है। वो क्या करता है, लेट सपोज करो कि मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, मनी सप्लाई को M1 से इंक्रीज करके क्या कर देता है, M2 कर देता है। तो जैसी मनी सप्लाई M1 से इंक्रीज होकर M2 होता है तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो क्या हो जाता है, राइट वर्ड में शिफ्ट हो जाता है,
मींस जब 5 लाख रुपए की बात कर रहे थे हम एज ए क्वांटिटी ऑफ मनी, जब गवर्नमेंट ने 5 लाख और प्रिंट कर दिया, मींस क्वांटिटी ऑफ मनी डबल कर दिया, बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली लोगों की जेब में पैसे आए। लोगों की जेब में अगर पैसे आए तो लोग कहां जाएंगे? मार्केट में जाएंगे ना उसको स्पेंड करने के लिए। बट अगर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कांस्टेंट है, फिर भी लोग अगर मार्केट में सप्लाई पैसा लेके जाते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखाई देगा? राइटवर्ड शिफ्ट दिखाई देगा एग्रीगेट डिमांड कर्व में। जैसे कि AD1 शिफ्ट होके क्या हो गया? AD2 शिफ्ट हो गया। और AD1 से AD2 जैसे ही शिफ्ट हुआ तो अल्टीमेटली आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सी कि अब सेम प्राइस लेवल पे, अगर सेम प्राइस लेवल हो तो देश के अंदर जो डिमांड है वो इंक्रीज कितनी होगी? EB इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी? EB इंक्रीज होगी। लेकिन वाई तो कांस्टेंट है, एग्रीगेट सप्लाई तो बढ़ाई नहीं जा सकती देश के अंदर, क्योंकि वो रियल फोर्सेस पे डिपेंड करती है और रियल फोर्सेस कांस्टेंट है शॉर्ट रन के अंदर, राइट? तो इट मींस कि जो ये एडिशनल आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो, इसका इफेक्ट एडिशनल सप्लाई तो क्रिएट नहीं होगा। कहां पे जाएगा? शिफ्ट होके आगे आपको कहां दिखाई देगा? प्राइस लेवल पे दिखाई देगा। तो आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो कि आपका जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है, P1 से इंक्रीज होके क्या हो जाता है? P2 हो जाता है। मींस E से इफेक्ट कहां पे गया? H पे गया, राइट? तो प्राइस लेवल आपका P1 से इंक्रीज होके क्या हो गया? P2 हो गया। तो दिस इज द इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी की जो हम बात, इनकम वर्जन की जो हम बात कर रहे हैं, जहां पे हम इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मान रहे हैं, और जैसे ही आप क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन उसका किसके साथ है? द प्राइस लेवल, जो एवरेज प्राइस लेवल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसके साथ है। तो जैसे आपका यहां पे मनी सप्लाई इंक्रीज आपने M1 से M2 पे किया, साथ के साथ आपको क्या दिखाई दिया कि आपका जो प्राइस लेवल है वो P1 से इंक्रीज होके क्या हो गया? P2 इंक्रीज हो गया। और ये जो रिलेशन है आपस में, ये डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन है। दैट वाज द इनकम वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सिर्फ ये डिफरेंस है इनकम वर्जन में और ट्रांजैक्शन वर्जन में, कि ट्रांजैक्शन के अंदर आप, ट्रांजैक्शन अप्रोच के अंदर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी में आप सारी की सारी लेती हैं चीजें, मतलब सारी ट्रांजैक्शन लेते हैं, राइट? चाहे वो किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज की हो, फाइनल है कि नहीं है डजंट मैटर। इनकम वर्जन की अगर हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करते हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन नहीं लेते हैं। सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? कोई डाउट है किसी को तो बता, पूछ सकता है अभी? एनीवन? नहीं? ओके।